Hello and welcome back everyone. This is Mahiraz Rial. Today we're gonna present the movie named Exuma. मूवी स्टार्ट होती है ख्वारिम और उसके असिस्टेंट को दिखाते हुए जो शामिन होते हैं। शामिन वो जो सोल वगैरह से डील करते हैं। इन्हें अमेरिका के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन मिस्टर पार्क ने बुलाया होता है। असल में मिस्टर पार्क के बेटे को एक अजीब बीमारी होती है जिसे यूएसए के बड़े से बड़े डॉक्टर्स भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते। ख्वारिम जब बच्चे को चेक करती है तो उसे पता चलता है कि बच्चे में कोई बीमारी है ही नहीं, बल्कि उस पर तो एक कर्स का असर है। एक ऐसा कर्स जो उसके ग्रैंडफादर की वजह से खानदान के सभी बड़े बच्चों को मिलता है। इवन मिस्टर पार्क का जो बड़ा भाई है वो भी इस कर्स की वजह से मारा जा चुका है, और तो और मिस्टर पार्क के फादर भी इसी कर्स की वजह से पैरालाइज्ड है। ये सब जानकर ख्वारिम के साथ साथ आप सबके माइंड में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर कौन थे। वो इतने कठोर कैसे हो सकते हैं कि अपने ही खानदान को ऐसा घटिया कर्ज दे डाला। वेल डोंट वरी, ये सारी बातें मैं आपको मुंह में आगे समझा दूंगी। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। खैर, अब सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ख्वारिम कोरिया आने का फैसला करती है, जो कि मिस्टर पार्क की असल जन्मभूमि है। अब यही से सीन शिफ्ट होकर कोरिया में किम पर आता है, जो फेंग शुई एक्सपर्ट होते हैं। मतलब वो मुर्दा लोगों को दफनाने के लिए ऐसी जगह तलाश करते हैं जहाँ वो पुरसुकून रह सके। कोरिया में लोगों का मानना है कि अगर मरे हुए लोगों को सही जगह पर ना दफनाया जाए या उनकी सारी खास चीजें उनके साथ ना दफनाई जाए तो उनकी सोल को पीस नहीं मिलता। कभी कभी तो उन्हें गुस्सा भी आता है, इतना कि वो अपनी फैमिली को हॉन्ट करने लगते हैं। किम ऐसी एक ओल्ड लेडी की ग्रेव ओपन करता है जो अपनी फैमिली को परेशान कर रही थी, क्योंकि उसके ग्रैंडसन ने उसके आर्टिफिशियल दांत अपने पास छुपा कर रखे थे अपनी ग्रैंड माँ की निशानी समझकर। मगर क्योंकि ग्रैंड माँ को सुकून नहीं मिल रहा था, इसलिए उसे वो दांत वापस करने पड़ते हैं। खैर, अब रात के वक्त ख्वारिम अपने असिस्टेंट के साथ किम से मिलने आती है, क्योंकि वो मिस्टर पार्क के ग्रैंडफादर की ग्रेव को ओपन करके देखना चाहती थी ताकि वो उनका एक्सह्यूमा कर सके, यानी दूसरी ग्रेव में शिफ्ट कर सके। इस काम के लिए किम भी मान जाता है, क्योंकि मिस्टर पार्क उन्हें अच्छा खासा पैसा देने वाले थे। नेक्स्ट डे किम मिस्टर पार्क से मिलता है, उसे ग्रैंडपा की सारी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। मिस्टर पार्क किम को उस जगह पर ले जाता है जहाँ ग्रैंडपा की ग्रेव थी, मगर ये जगह कोई ग्रेवयार्ड बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि एक क्रीपी सा माउंटेन था जिस पर आसपास बहुत सारे फॉक्सेस थे, जो कोरियन बिलीफ्स के हिसाब से कोई अच्छा साइन नहीं था। यहाँ हमें पता चलता है कि ग्रैंडपा एक आर्मी जनरल रह चुके हैं। किम ख्वारिम से कहता है यहाँ बहुत सारी निगेटिव एनर्जी है जिसे डील करना बहुत ही हार्ड है। इवन अगर हमने ग्रेव खोलने की कोशिश भी की तो किसी की जान भी जा सकती है, इसलिए मैं तो ये काम नहीं करने वाला। ये सारी बातें सुनकर ख्वारिम परेशान होती है। जब सब लोग ग्रेव से वापस आते हैं तो मिस्टर पार्क किम और ख्वारिम से फिर से मिलते हैं। यहाँ ख्वारिम एक रिचुअल करने की बात करती है, यानी जब वो ग्रेव को निकालेंगे उस वक्त वो कुछ रिचुअल करेगी जिससे नेगेटिव एनर्जी न्यूट्रल होगी और किसी को कोई भी खतरा नहीं होगा। नेक्स्ट डे सब लोग ग्रैंडपा की ग्रेव पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हम एक ओल्ड लेडी से भी मिलते हैं जो ग्रैंडपा की डॉटर होती है, यानी मिस्टर पार्क की आंट। इनकी परमिशन के बिना एक्सह्यूमा नहीं किया जा सकता था, इसलिए पहले इनसे परमिशन ली जाती है, देन ग्रेव को डिग करना स्टार्ट किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ख्वारिम रिचुअल भी कर रही थी। उसने 5 पिग्स लिए थे जो उन 5 डिगर्स के लिए थे जो ग्रेव डिग कर रहे थे, ताकि उन पर कोई मुसीबत ना आए। ख्वारिम पिग्स को कट कर रही थी, उनका ब्लड पी रही थी और बहुत ही भयानक डांस भी कर रही थी। इस रिचुअल में बहुत सारे लोग भी उसका साथ दे रहे थे। ये रिचुअल बराबर उस वक्त तक चलता है जब तक कि ग्रैंडपा के कॉफिन को ग्रेव से बाहर नहीं किया जाता। कॉफिन को बाहर करने के बाद एक मजदूर को ग्रेव में एक छोटा मगर क्रीपी सा स्नेक दिखता है जिसका सर बिल्कुल इंसान की तरह था। मजदूर बिना किसी को बताए ही स्नेक को मार देता है, जिसके साथ ही वहाँ अजीब माहौल बन जाता है। हर तरफ काले बादल हो जाते हैं और बहुत तेज बारिश होती है। बारिश की वजह से क्रीमेशन भी रुक जाती है, इसलिए क्योंकि कोरिया में माना जाता है कि बारिश के वक्त क्रीमेशन करना अपशगुन होता है, यानी ना तो बॉडी को जला सकते हैं और ना ही दूसरी ग्रेव में शिफ्ट कर सकते हैं। सारी सूरत हाल देखकर कॉफिन को एक लोकल हॉस्पिटल में रात के लिए शिफ्ट किया जाता है। इसके बाद किम यहाँ पे लोकल विलेज में जाकर ग्रैंडपा की ग्रेव के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और यहाँ उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा का कॉफिन खजाने से भरा हुआ है। इस खजाने को लूटने की कोशिश कई ग्रेव रॉबर्स ने की थी, मगर नेगेटिव एनर्जी की वजह से वो ग्रेव को ओपन कर ही नहीं पाए। यहाँ हम ग्रेव रॉबर्स के कुछ टूल्स भी देखते हैं जिनमें कई सारे मेटालिक रॉड्स थी। ऑन द अदर हैंड हॉस्पिटल में खजाने की लालच में एक आदमी कॉफिन को ओपन करता है, जिसे ग्रैंडपा की सोल आजाद हो जाती है और अब बहुत कुछ बुरा होने वाला था। सबसे पहले ग्रैंडपा की सोल मिस्टर पार्क के मॉम डैड को मार देता है, यानी अपने बेटे और उसकी वाइफ को। इसके बाद वो मिस्टर पार्क को भी हॉन्ट करने लगता है, डराने लगता है। मिस्टर पार्क को किम की कॉल आती है जो उसे बताता है कि ग्रैंडपा ने तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया है।
और बहुत ही जल्द वो तुम्हें भी मारने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम संभल के रहना। तभी डोर पर नॉक होता है और हैरत, डोर पर भी किम था और फोन पर भी किम ही था। फोन वाला किम मिस्टर पार्क से कहता है कि तुम दरवाजा मत खोलना, वो ग्रैंडपा की सोल हो सकती है, बस तुम अपनी खिड़की खोलो, मैं कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाऊंगा। फोन वाले किम की बात मानकर मिस्टर पार्क जैसे ही विंडो ओपन करता है तो ग्रैंडपा की सोल अंदर आती है, यानी डोर पर जो किम था वो असली किम था और फोन वाला किम असल में ग्रैंडपा की सोल थी जो मिस्टर पार्क को पजेस कर लेता है। उधर किम जब किसी तरह से डोर ओपन करता है तो देखता है कि ग्रैंडपा की सोल पूरी तरह से मिस्टर पार्क पर हावी हो चुकी है और वो बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा था, द फॉक्स हैज कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। यही कहते कहते वो मिस्टर पार्क की गर्दन मोड़कर उसे जान से ही मार देता है, जिसके बाद उसका अगला टारगेट मिस्टर पार्क का बेबी था। मगर किम किसी भी हालत में उसे बचाना चाहता था, इसलिए वो मिस्टर पार्क की आंट को कॉल करता है, उसे ग्रैंडपा के कॉफिन को दफनाने के बजाय जलाने की परमिशन लेता है, जिसके बाद कॉफिन को जला दिया जाता है। इसे ग्रैंडपा की सोल को मुक्ति तो मिल जाती है, मगर क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए उनकी सोल को आफ्टर लाइफ में सुकून नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म हुई है, पर ना, अभी तो कहानी सिर्फ स्टार्ट हुई है। मूवी कुछ महीने आगे जाती है और हमें पता चलता है कि जिस वर्कर ने ह्यूमन हेड स्नेक को मारा था तो उसकी हालत खराब हो चुकी है। जब किम उसे विजिट करता है तो वर्कर बताता है कि उसे नाइटमेयर्स आते हैं जिनमें वही क्रीपी स्नेक उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। सारी बातें सुनकर किम वापस ग्रैंडपा की ग्रेव पर जाता है, जहाँ डिग करने पर उसे वो स्नेक वही बड़ा मिलता है। किम यहीं पर नहीं रुकता बल्कि ग्रेव को और अंदर तक डिग करता है और अंदर जो वो देखता है उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। जी हाँ, ग्रैंडपा के कॉफिन के नीचे और एक कॉफिन था जो नॉर्मल कॉफिन से काफी ज्यादा बड़ा था और तो और वो वर्टिकली ब्यूरी करके था। ये कॉफिन हाईली सीक्रेट था, मतलब कोई तो लोचा जरूर होगा। खैर, किम जल्दी से हारिम और बाकी सबको इस जगह पर बुलाता है। वो लोग कॉफिन को निकाल कर उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग नेक्स्ट डे इस कॉफिन को क्रीमेट कर देंगे। रात के लिए इस कॉफिन को पास के एक टेंपल में रखा जाता है, जहाँ ख्वारिम इसके चारों ओर रिचुअल किए हुए चावल फैलाती है ताकि इस कॉफिन में जो कुछ भी हो वो ग्रैंडपा की सोल की तरह बाहर ना आने पाए। इसके बाद किम कुछ सवालों के जवाब ढूंढने आंट के पास जाते हैं, यानी मिस्टर पार्क की आंट। वो उसे पूछता है कि आखिर क्यों तुम्हारे फादर की ग्रेव में ये इतना बड़ा कॉफिन रखा गया है, इसके पीछे राज क्या है, और हाँ, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे फादर देशद्रोही थे। जी हाँ, असल में जब कोरिया और जापान की जंग चल रही थी तब ग्रैंडपा ने अपनी कंट्री यानी कोरिया से बगावत की थी और जापान का साथ दिया था। किम का मानना था कि शायद इसलिए ग्रैंडपा को ऐसी कर्स जगह पर दफनाया गया है ताकि उन्हें मरने के बाद भी पीस ना मिले। किम की बातें सुनकर आंट कहती है कि हाँ, ये सारी बातें सच है, मगर जिसने ग्रैंडपा को दफनाया था वो खुद एक जापानीज था, तो भला वो जापान का साथ देने वाले इंसान को कर्स जगह पर क्यों दफनाएगा। इसके पीछे कुछ और ही वजह है, यानी ये मामला काफी उलझता जा रहा था। अब इस सब की वजह क्या थी हमें मूवी में आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होकर हॉर्न के असिस्टेंट पर आता है, जिसकी अचानक नींद खुलती है कुछ नॉइज से। जब वो चेक करने जाता है तो हैरान रह जाता है, हर तरफ खून और जानवरों की लाशें थी जिन्हें बड़ी बेरहमी से किसी ने चीर दिया था। असिस्टेंट को यहाँ 2 इंसानी लाशें भी मिलती है जिन्हें कोई बहुत बड़ी चीज खा रही थी। वो सीधे उस रूम में जाता है जहाँ पर कॉफिन को रखा गया था। यहाँ का नजारा भी कुछ ठीक नहीं था। कॉफिन टूटा हुआ था, छत भी टूटी हुई थी, यानी कोई चीज कॉफिन को तोड़कर बाहर आई थी। असिस्टेंट जल्दी से हॉर्न को आवाज देता है, वो भी जल्दी से उस रूम में आती है और असिस्टेंट सबको बुलाने के लिए बाहर जाता है। हॉर्न जब कॉफिन के अंदर देखती है तो उसे एक हेलमेट मिलता है जो कि किसी सैमुराई यानी वॉरियर का था। तभी एक बहुत बड़ी चीज रूम में एंटर कर जाती है, जिसे देखकर हॉर्न की तो हालत ही खराब हो जाती है। इससे पहले वो हॉर्न पर हमला करता, पीछे से असिस्टेंट उसे एक रॉड से स्टैब करता है, मगर हैरत, इस पर उस रॉड का कोई असर नहीं होता। उल्टा वो असिस्टेंट पर ही हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। और इतनी देर में वहाँ किम और उसका साथी भी पहुंच जाते हैं। इस क्रिएचर को देखकर उनकी भी हालत पतली हो जाती है। अब इससे पहले वो इन पर हमला करता तभी यहाँ सनराइज होता है और एक क्रिएचर एक बहुत बड़े आग की गोले में बदलकर कहीं चला जाता है। यानी यहाँ ये बात क्लियर होती है कि सैमुराई की ताकत सिर्फ रात के अंधेरे में चलती है, दिन में ये कुछ भी नहीं कर सकता। अब असिस्टेंट को जल्दी से हॉस्पिटलाइज किया जाता है। होश आने पर उसकी आंखें अजीब हो गई थी, यानी वो पोजेस हो चुका था। हॉरिम उसे पोजेशन की हालत में कुछ सवाल पूछती है, जिनके जवाब में वो कहता है कि वो सैमुराई यहाँ किसी चीज को प्रोटेक्ट करता है, मगर वो चीज क्या है वो नहीं बताता। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए किम वापस उसे ग्रेव में जाता है, जहाँ डिग करने पर उसे वही कॉफिन दोबारा से मिलता है जिसमें अभी वो सैमुराई सो रहा था।
था, यानी रात में वो जहाँ चाहे जा सकता है मगर दिन में वो अपनी जगह पर वापस आ जाता है। इसके बाद किम को एक किताब मिलती है जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि जब जापान कोरिया से जंग हार गया तब जापानीज लोगों ने ब्लैक मैजिक का यूज करके कोरिया की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की ताकि कोरिया कभी डेवलप हो ही ना पाए। इसके लिए उन्होंने कोरिया की जमीन में बहुत सारी मेटालिक रॉड्स रख दी थी। यहाँ किम को एक फोटोग्राफ भी मिलती है जिनमें कोरियन सोल्जर्स ग्रेव रॉबर्स बने हुए थे। उनके पास वैसी ही रॉड्स थी जैसे किम ने टेम्पल में देखी थी, यानी ये लोग उन रॉड्स को जमीन से बाहर निकाल रहे थे ताकि कोरिया का एनर्जी फ्लो सही हो। खैर अब यहाँ किम को मिस्टर पार्क की वो बात भी याद आती है जो उसने मरने से पहले कही थी, द फॉक्स हैज कट ऑफ द टाइगर्स वेस्ट। अब यहाँ पर फॉक्स वो इंसान है जिसने ये रॉड जमीन में दफनाई थी और टाइगर मतलब कोरिया, क्योंकि कोरिया का मैप बिल्कुल टाइगर जैसा है और जो लॉस्ट रॉड है वो सैमुराई की बॉडी को चीर फाड़ करके उसी के अंदर डालकर दफनाई गई थी, जिसके बाद ब्लैक मैजिक करके सैमुराई की सोल को उस रॉड के साथ अटैच किया गया था ताकि वो उस लास्ट रॉड की हमेशा के लिए हिफाजत करता रहे। सैमुराई के कॉफिन को छिपाने के लिए उसे ग्रैंडपा के कॉफिन के नीचे दफनाया गया, वो भी वर्टिकली, क्योंकि जो बाकी रॉड्स थी वो भी वर्टिकली रखी गई थी। अब रात का वक्त था, यानी सैमुराई के जागने का वक्त। हॉरिम और किम उसे फाइट करने की कोशिश करते हैं मगर वो काफी ज्यादा पावरफुल था और दोनों पर ही भारी पड़ रहा था। किम को वो काफी जख्मी भी कर देता है। एक बार हॉरिम उस पर ब्लड फेंकती है जिससे सैमुराई धीमा होता है और इसे तकलीफ होती है। ये देखकर किम समझ जाता है कि ये वेट वुड यानी भीगी हुई लकड़ी से मरेगा, क्योंकि ये सैमुराई मेटल और फायर से बना है और मेटल का अपोजिट है वुड और फायर का अपोजिट है वाटर। सो बिना वक्त गवाए किम एक लकड़ी को खून में भिगोता है और सैमुराई पर उसे कई वार करता है जिसे वो देखते ही देखते खत्म हो जाता है, यानी आखिरी रॉड भी उसी के साथ खत्म हो जाती है। सैमुराई के मरते ही हॉरिम का असिस्टेंट भी ठीक हो जाता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और कहानी कुछ टाइम बाद दिखाई जाती है जहाँ किम की बेटी की शादी हो रही थी। इस शादी में हॉरिम और उसका असिस्टेंट भी शामिल था और यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।